सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। मैं आज आप लोगों के लिए सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग से संबंधित MCQ क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आज मैं आपको MCQ क्वेश्चन में ये बताऊंगा कि इसके क्या आंसर होंगे और जो आंसर होंगे वो आंसर क्यों इसके सटीक है। साथ ही साथ आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि ब्रेजिंग एक विधि है जिसमें नॉन फेरस फिलर धातु का प्रयोग किया जाता है जिसका गलनांक होता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया है का 427 डिग्री सेल्सियस से अधिक परंतु बेस धातु के गलनांक से कम। खा का ऑप्शन है आपका 427 डिग्री सेल्सियस से कम परंतु बेस धातु के गलनांक से कम। ग ऑप्शन है आपका 427 डिग्री सेल्सियस से अधिक परंतु बेस धातु के गलनांक से अधिक। ऑप्शन आपका घ है 427 डिग्री से कम परंतु बेस धातु के गलनांक से अधिक। तो क्या सही आंसर होंगे? बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है जिसका आंसर दें। इसका सही आंसर होगा 427 डिग्री से सेल्सियस से अधिक परंतु बेस धातु के गलनांक से कम होता है। तो ये हमारा सही आंसर और करेक्ट आंसर है। इस आंसर सही और करेक्ट आंसर मेरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको पहले हम लोग टिक मार लेते हैं कि ये मेरा जो सही आंसर है वो किस प्रकार से सही है, इसको सही कर लेते हैं। उसके बाद हम अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहेगा। तो मेरा का मेरा सही आंसर है। चलिए का मेरा सही और करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि रेसिस्टेंस वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रोडों की धातु होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो अखिल भारतीय प्रशिक्षु परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हम लोगों को ऐसे ही जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अधिक से अधिक निरंतर जो है अभ्यास करने होंगे, तभी हम ITI में अच्छे अंकों से पास कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कि रेसिस्टेंस वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रोडों की धातु होती हैं। ऑप्शन आपका क है कॉपर, खा है ब्रास, गा है कार्बन, घा है एल्यूमिनियम। इसके क्या सही आंसर होंगे? तो इसके सही एवं करेक्ट आंसर है आपका कार्बन। कार्बन जो है रेसिस्टेंस वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रोड की धातु होती हैं। तो हमारा ग करेक्ट एंड सही आंसर है। तो गा मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि रेसिस्टेंस वेल्डिंग में रेसिस्टेंस ब्रेजिंग में पावर सप्लाई का स्रोत होता है। फिर से प्रश्न को दोहरा लेते हैं कि रेसिस्टेंस ब्रेजिंग में पावर सप्लाई का स्रोत होता है। ऑप्शन आपका का है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, खा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, गा है 1-to-1 ट्रांसफार्मर, घा है कोई ट्रांसफार्मर इसमें यूज नहीं होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सोचकर जवाब दें। अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इसका सही आंसर दे पाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न का मैं पहले भी जो है आपको रिपीट कर चुका हूं। तो इसके सही आंसर होंगे आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। रेसिस्टेंस ब्रेजिंग में जो है पावर सप्लाई के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो मेरा खा करेक्ट एवं सही आंसर है। खा मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए खा पर हमने टिक मार लिया, खा मेरा करेक्ट और सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि स्पेल्टर एक ब्रेजिंग एलॉय है जिसमें प्राय मिले होते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। स्पेल्टर, अब आपको ध्यान में रखना होगा कि ब्रेजिंग करने के लिए जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसको हम स्पेल्टर के नाम से जानते हैं। और जो मेरा स्पेल्टर जिससे बना होता है उसमें आपको 50% कॉपर और 50% जिंक का उपयोग होता है। तो इसलिए मेरा करेक्ट और सही आंसर होगा क मेरा करेक्ट और सही आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है।
का मेरा करेक्ट और सही आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है कि ब्रेजिंग की एक विधि में फीलर रॉड के गलनांक की रेंज 620 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस होती है। इसका प्रयोग इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। यह विधि है, कौन सा विधि है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि ब्रेजिंग के एक विधि में फीलर रॉड के गलनांक की जो रेंज होती है 620 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक होती है और इसका प्रयोग इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। यह कौन सी विधि से होता है? तो इस ऑप्शन आपका जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क सिल्वर ब्रेजिंग, ख इंडक्शन ब्रेजिंग, ग डीप ब्रेजिंग और घ टॉर्च ब्रेजिंग। तो इसके करेक्ट और सही आंसर है क सिल्वर ब्रेजिंग। सिल्वर ब्रेजिंग का जो है इस विधि से हम इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए जो है उपयोग करते हैं, जिसमें हमारा फीलर रॉड का गलनांक रेंज 620 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो क मेरा करेक्ट और सही आंसर है। हम टिक मार लेते हैं क मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सोल्डरिंग की विधि में आप देखते हैं कि पूर्णतः गर्म किए हुए कॉपर सोल्डरिंग बीट को सोल्डर बार पर रगड़ने से सोल्डर टिप पर स्टिक नहीं करता है। इस समस्या पर काबू पाने के लिए आप कौन सा स्टेप उठाते हैं? बहुत ही लाजवाब और शानदार ऑप्शन है। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपका क सोल्डर को प्रीहीट करें, ख बीट को पूर्णतः साफ करें, ग सोल्डरिंग बीट का आकार बदलें, घ बीट को सोल्डर पर लंबे समय तक रगड़ें। तो देखिए, ऐसी समस्या को काबू पाने के लिए हमें पूर्णतः बीट को साफ करना चाहिए। तो बीट को पूर्णतः साफ करेंगे। ख हमारा करेक्ट और सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ख मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि धातुओं को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग की सिफारिश क्यों नहीं की जाती है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि धातुओं को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग की सिफारिश क्यों नहीं की जाती है? तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि यदि जॉइंट को अधिक स्ट्रांग बनाना हो तो सोल्डरिंग की सिफारिश नहीं की जाती है। और दूसरा हमारा है कि सोल्डरिंग का प्रयोग वहाँ पर नहीं किया जाता है जहाँ पर तापमान की पहुँच सोल्डर के गलनांक तक हो, इसलिए जो है इसकी सिफारिश नहीं की जाती है। आंसर आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। वह कौन सी दो धातुएं हैं जिनसे बना एलॉय सोल्डर के रूप में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है? प्रश्न को फिर से दोहरा लेते हैं कि वह कौन सी दो धातुएं हैं जिनसे बना एलॉय सोल्डर के रूप में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है? तो आपका आंसर है टीन और लेड। टीन और लेड वह एलॉय है जो सोल्डर के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। आंसर आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि सोल्डरिंग कॉपर पर इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन के क्या लाभ हैं? सोल्डरिंग कॉपर पर इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन के क्या लाभ हैं? तो ये देखिए, इसका सर्वप्रथम लाभ यह है कि यह यूनिफॉर्म हीट सप्लाई करती है। सर्वप्रथम सबसे अच्छा जो है आपका इसका लाभ यह है कि यह यूनिफॉर्म मतलब लगातार आपको जो है एक समान हीट सप्लाई करती है। इसलिए सोल्डरिंग आयरन का जो है सोल्डरिंग आयरन के ये लाभ हैं। आंसर आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दिया जा रहा है। ये पिक्चर को गौर से आप देखिए, ये क्या चीज़ का पिक्चर है। और देखिए नीचे लिखा है कार्बन आर्क ब्रेजिंग। ये जो पिक्चर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये है हमारा कार्बन आर्क ब्रेजिंग। अब देखिए कार्बन आर्क ब्रेजिंग है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है आपका छूटा हुआ था जिसको मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूँ कि कार्बन आर्क ब्रेजिंग है क्या। तो देखिए, कुछ ब्रेजिंग कार्बन आर्क से की जाती है। यह प्रोसेस बहुत कुछ मेटल आर्क जैसा होता है, परंतु इसमें अंतर यह होता है कि इसमें बिना जो है विदाउट कंज्यूमेबल मेटल वाली इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है।
इलेक्ट्रोड को या तो शुद्ध ग्रेफाइट या कॉपर कोटेड कार्बन के रूप में बनाया जाता है, और होल्डर जो है एयर कूल्ड या वाटर कूल्ड होता है। दो में से कोई भी आपको हो सकता है। आपको जो है इलेक्ट्रोड की ग्राइंडिंग के द्वारा लॉन्ग टेपरिंग जॉइंट पॉइंट के आकार में बनाया जाता है। जैसा आप देख रहे हैं कि इसका जो पॉइंट बना हुआ है वो आपको लॉन्ग टेपरिंग पॉइंट के रूप में बना है। ब्रेजिंग के लिए या तो एसी या डीसी पावर का इसमें सप्लाई किया जाता है। यदि एसी का प्रयोग किया जाता है तो आर्क जो है दो इलेक्ट्रोड के बीच बनती है, जो कि एक होल्डर में पकड़ी हुई होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब जो है जब डीसी करंट और सिंगल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है तो मशीन को स्ट्रेट पोलैरिटी के लिए सेट किया जाता है, और जो है आपको विपरीत पोलैरिटी का प्रयोग करने की जो है हानि यह है कि आर्क स्थिर बन जाती है और भाप के रूप में बने कार्बन पिघले हुए ब्रेजिंग मटेरियल में प्रवेश कर जाती है। आर्क की स्ट्राइकिंग के बाद ब्रेजिंग रॉड को आर्क में फीड करके ब्रेजिंग की जाती है। अधिकतर कार्बन आर्क ब्रेजिंग बेयर सिलिकॉन जो है आपका ब्रॉन्ज रॉड से की जाती है। फिलर रॉड को कुछ ऐसे ही पकड़ा जाता है कि रॉड पर आर्क को सरफेस के साथ साथ मूव कर सके। तो ये थे आपके जो है कार्बन आर्क ब्रेजिंग, इसके बारे में मैंने आज बताया। तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक आप लोग जो है बने रहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।